अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्मार्ट लड़का है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत जल्द आप उनको एक AR पे बहुत अच्छे ड्रामे में देखने वाले हैं। अहमद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, बड़े बिजी हो गए आप, कब से आपको कॉल्स कर रहे हैं, आप आते ही नहीं थे, पकड़ ही लिया आखिर हमने आपको। ये आपके एक अदर डायरेक्टर बैठे हैं इधर, इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। जैन भाई, अहमद भाई, कब क्या एक्टिंग में आना कैसे हुआ? जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और यार- एक्टिंग ही क्यों? व्हाई एक्टिंग? एक्टिंग में मैं सच बताऊं तो मैं प्लान करके नहीं आया था, बट स्कूल लाइफ से एक दिमाग बनाया हुआ था कि कुछ ऐसा करना है जो बिल्कुल हटके हो, कुछ क्रिएटिव करना है। मतलब ये 9 to 5 जॉब वाला ना मामला अपने को जो है ना, कहते हैं कि सूट नहीं करता था। शुरू से था? हाँ, शुरू से ये नहीं था कि एक्टिंग करूंगा, बट ये था कि कुछ और करूंगा। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं या तो मीडिया साइड पे मास कम्युनिकेशन में निकलूं या फिर एक्टिंग साइड पे आऊं। अच्छा, टीवी वीवी इतना नहीं देखता था, बट टीवी देख के ये अंदाज़ा होता था कि यार हाँ, ये भी एक काम है, ये भी एक फील्ड है, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह काम मिलता है। तो 2013 में मैं नापा चला गया, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। वहाँ से 3 साल मैंने थिएटर पढ़ा, एक्टिंग को समझा, थिएटर परफॉर्म किया। उस 3 साल के बाद 2 साल और थिएटर किया, 2017 तक थिएटर किया। और उसके बाद फिर टीवी का सफ़र थोड़ा थोड़ा शुरू होना हो गया, मतलब कि कमर्शियल्स वगैरह मिलना शुरू हो गए, एक आध ड्रामा मिलना शुरू हो गया, और इस तरह कब इस नहज पे पहुंच गए पता ही नहीं चला। अच्छा, डू यू थिंक कि थिएटर कुछ हेल्प करता है आपकी टीवी ड्रामास में? यार, हेल्प आपको कैरेक्टर और एक्टिंग में तो करता है, बट मीडियम बहुत डिफरेंट है। थिएटर की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी एग्जैजुरेट और उसका उसका मामला ही बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे जब मैं टीवी करा, मैंने किया, तो बहुत टेक्निकल है। मतलब जितना लाउड होके आप थिएटर पे बात करते हैं उतना लाउड आपको यहाँ नहीं होना होता, बिकॉज आपके इधर माइक लगा हुआ होता है। थिएटर में तो सामने ऑडियंस होती है और बगैर माइक के आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो मीडियम बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा सेम है, लेकिन हाँ, वहाँ से आपको सीखने को बहुत मिलता है। आपके किरदार को किस तरह बनाना है, उसका क्राफ्ट और चीज़ें, स्क्रिप्ट आपके हाथ में आएगा तो आप इतनी प्रैक्टिस में होते हैं कि आपको पता होता है इस सीन को मैंने कैरेक्टर में रहते हुए कैसे परफॉर्म करना है। ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है थिएटर तो से। ज्यादा क्या आसान लगा आपको? टीवी ज्यादा आसान लगा या एक्टिंग जो नापे में आप जो कर रहे होते लाइव, ये ज्यादा आसान लगा? यार, आसान नहीं कहूँगा। टीवी में प्रोटोकॉल्स बहुत हैं। थिएटर में मतलब जिस तरह हमें टीवी में प्रोटोकॉल्स मिलते हैं ना, सेट पे जो प्रोटोकॉल गाड़ी से उतरते सर बैक एग्जैक्टली आप मैं हाँ, बिल्कुल ऐसी आप थिएटर में तो वैसे ही नहीं है। मतलब गाड़ी से उतरे भी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है आप पहुंचे और आपने कॉल की, यार मैं आ गया हूँ, जरा बंदा भेज दो। वो आएगा, आपका बैग उठाएगा, आप वहां पहुंचेंगे तो आपके पानी की बोतल, कॉफी, चाय जो भी चाहिए वो आपके पास होती है। थिएटर में ये होता है कि आपको घर से पैसे रख के जाने पड़ते हैं कि आज 3 घंटे की रिहर्सल है तो कैंटीन से ये खाना है, फला जगह से ये मंगा के खाना है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों का अपना मजा है। लेकिन थिएटर में एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने किसी 2-2.5 घंटे का एक प्ले परफॉर्म किया है तो ऑन स्पॉट 400-500 लोग आपको देखते हैं, और फौरन ही प्ले खत्म होने के बाद जो अप्रिसिएशन मिलती है वो बड़ी कमाल की होती है। वो जो एक चस्का है ना थिएटर का, तो वो इसीलिए कभी भी आप नोट कीजिएगा, थिएटर आर्टिस्ट जितना बड़ा टीवी का आर्टिस्ट बन जाए वो कभी थिएटर छोड़ता नहीं है। साल या 1.5 साल में एक थिएटर वो जरूर करता है। तो एमर कर रहे हैं अभी थिएटर टीवी? अभी मैंने पिछले 6 महीने से तो नहीं किया। अच्छा। लेकिन बीच में अगर कहीं गैप मिला और मैनेज हो पाया, क्योंकि शूट आपको पता है सुबह 10 से रात 10 या तो रात 10 से सुबह 10 तक होती है। जिस तो के साथ आप काम कर रहे हैं वो तो फिर जिस एसोसिएट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, नहीं वो अच्छा बंदा है, बहुत ऐसी बात नहीं है, मुनीम भाई। कहाँ है, कहाँ चलो मुनीम भाई? मुनीम भाई वो बैठे हैं सामने। तो ये डिफरेंस है, लेकिन मजा अपना अपना है दोनों का। और कोई थिएटर की एक ऐसी एडवाइस जो कि आप अपने साथ लेकर आए हो, कि या कोई लर्निंग जो कि आप टीवी सीरियल्स में अप्लाई करते हैं, अपनी एक्टिंग में इस साइड पे अप्लाई करते हैं? यार, जैसे कि थिएटर में हमारी एक वॉइस की क्लास होती थी। अब वॉइस और डिक्शन की 2 क्लासें ऐसी थी जो जिसमें पूरी एक्टिंग होती थी। डिक्शन, तलफ़ुज़ अदायगी, कि कौन सा वर्ड किस सेंस में लिखा गया है और उसको डिलीवर कैसे करना है, ये एक थिएटर आर्टिस्ट को पता चल जाता है। सेकंड इज वॉइस का जो एक आपके अंदर की वेरिएशन है ना, कि डायफ्राम से बोलना, गले से बोलना, कितना चीखना है, किस शिद्दत के साथ चीखना है, या कितना लो जाना है। मतलब थिएटर में तो ये भी होता है ना कि अगर 400 लोग बैठे हुए हैं और आपका कोई जुमला एक ऐसा है जो विस्पर में देना है,
तो आप ऐसा देंगे कि वो 400 लोगों ने सुनना है, लेकिन है विस्पर। वो रिस्पॉन्स आया वहाँ से। टीवी में ये प्रॉब्लम नहीं आता, टीवी में तो माइक लगा हुआ है, आपने विस्पर दे दिया, फहद भाई मेरी बात तो सुने, अब यही फहद भाई मेरी बात तो सुने विस्पर में 400 लोगों को सुनाना है। तो ये प्रैक्टिस वॉइस की, ये बड़ी कमाल की, ये कमाल काम आती है आपको सेट पे एक्टिंग में। अच्छा मुझे बताया कि नापा का डायरेक्टर इतनी मेहनत कर रहा था, बताया आवाज़ पे इतनी मेहनत हो रही थी, एक्टिंग, तो आपको लगता है टीवी के डायरेक्टर इतनी मेहनत कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें रसिंग करना है। बिल्कुल कर रहे होते हैं। वही वाली बात है ना कि टीवी थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप थिएटर देखने आए हैं तो एक मास्टर शॉट लगा है, तो वो जो डायरेक्टर अपने एक्टर को सिखा रहा है, समझा रहा है, वो उसी मूवमेंट को लेके चीज़ों को, लेकिन जब ये कैमरे लगे हुए होते हैं भाई, तो बहुत मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल काम है ये वाला। एक्टर को भी, हाँ एक्टर को भी टेक्निकल होना पड़ता है। थिएटर में तो ये है कि डायरेक्टर ने जो बोला, अच्छा भाई वहाँ से चल के यहाँ तक आना है, ये करना है, वो करना है, वो पूरी आपको बता रहा हो, तो आप भी उसमें अपनी कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन टीवी में भी आजकल, जैसे अभी हम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट में AR भाई का कर रहा हूँ, फजर रजा उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में हमारे नवीद भाई भी आते हैं कुछ सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए। तो हम सीन से पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि हम 1 टेक कर रहे हैं या हम 2 शॉट कर रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें किस तरह से आएगा, वो किस तरह से उसको जो है बात करेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा। तो मुझे लगता है टीवी थोड़ा सा थिएटर के मुकाबले में टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। और एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन रही आपकी, मतलब इसको देख के आपने बोला कि यार आई वांट टू बी एन एक्टर? पाकिस्तान से, पाकिस्तान या इंडिया या हॉलीवुड, कुछ भी यार वैसे तो कोई भी एक्टिंग को लेके ऐसी कोई खास इंस्पिरेशन नहीं है मेरी, बट अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो एक तो ऐसा बंदा है जो आप किसी से भी पूछ लेंगे वो कभी उसकी बुराई करेगा नहीं। एक तो ये आपके शाहरुख खान, दूसरा रणबीर कपूर। अच्छा शाहरुख खान भी पता है कैसे, 12-14 घंटे वाला पसंद है मुझे। उसकी वजह ये कि उसकी 4 फिल्में ऐसी हैं, कभी खुशी कभी गम, कुछ होता है, स्वदेश, बादशाह। ये 4 फिल्में ऐसी हैं जो मुझे लगता है उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म मेरी नज़र में है। दूसरा रणबीर, वो अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं, क्या कमाल का एक्टर है। मतलब वो वाहिद एक्टर है जिसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की धज्जियां उड़ा दी। एक होता है ना कि हम बोलते हैं यार उसका बाप भी था, उसका ताया था, उसका चाचा था, बट था ओके, लेकिन वो आके अगर परफॉर्म कर रहा है अच्छा और ऑडियंस उसको पसंद कर रही है और उसकी परफॉर्मेंस आपके दिल और दिमाग पर लग रही है, तो फिर वो कमाल का एक्टर है। जब आपने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है इस इंडस्ट्री में आना, तो आपने सोचा है मैं टीवी में कितना साइड पे जाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो आपको लगता था बहुत आसान है, मैं इजीली इस चीज़ को पहुँच जाऊँगा, इस तक कर लूँगा? नहीं यार, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर एक किसी फील्ड में आपको 2 से 3 साल 4 साल लगते हैं ना ग्रो करने में, तो आप इसको डबल कर लें। इस फील्ड में आपको 8 से 9 10 साल, मतलब 10 12 साल काम करने के बाद एक्टर को लोग जानना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं अभी आपको ड्रामे अपने गिनवाना शुरू करूं तो आप मुझे बोलेंगे अच्छा उसमें भी थे आप, अच्छा उसमें भी थे आप। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जब तक मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लोग तो जानते हैं, आपको फैमिली देखती है, आपको आपके मोहल्ले वाले देखते हैं, अपने सर्कल में आप एक्टर होते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में आज तक जब तक कोई हिट ड्रामा आप नहीं देते या हिट कैरेक्टर आप कोई नहीं देते, तो लोगों में आप उस तरह से फेम नहीं मिल पाता आपको लोगों में ना। तो मुश्किल है, आसान तो नहीं है। मतलब जितने नए लोग भी आ रहे हैं ना, उनके लिए भी ये सजेशन है, भाई आ रहे हैं तो बस लग जाएं और जल्दी नहीं करें, टाइम लगता है, और समझ के काम करें, जो समझ में आए, जिस तरह का कैरेक्टर समझ में आए वो करें। ज़रूरी नहीं है हर जगह घुस जाए। और जब लोगों ने जानना स्टार्ट किया तो कैसा फील हुआ आपका? कोई फर्स्ट फैन मूवमेंट किया वो अब तक याद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एक मैं ड्रामा कर रहा था जियो से, और उसमें मेन हीरोइन पे बड़ा मैं तशद्दुद करता हूँ, उसको जो है ना हाथ वाथ खींच के। तो एक मॉल से मैं शॉपिंग करके बाहर निकल रहा था, तो एक आंटी मुझे टकरा गई और वो इतनी एक्साइटेड हुई मुझे देख के। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कोई मुझे भी देख के ऐसे एक्साइटेड होगा कि मैंने आपका ड्रामा देखा। तो मैंने कहा आंटी आर यू ओके? तो बोलती हाँ बेटा तुम इतने प्यारे, इतने अच्छे तो हो, तुम्हारी हाइट इतनी अच्छी, तुम ड्रामे में उस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तो लिटरली मुझे इतनी खुशी हुई कि यार आंटी ने मुझे उस कैरेक्टर से पहचाना, बड़ा उन्होंने सेल्फी ली। तो वो मोमेंट मुझे आज तक याद है, लेकिन अच्छा लगता है यार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो आती है कि अगर आप पुराने दोस्तों में बैठ जाएं जाके, या कभी ऐसा एक गैदरिंग लग जाते, तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग ये होता है कि यार वो तो बड़ी मोहब्बत में आपको डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा बैठे हैं ना तो 55 मिनट्स आप डिस्कस हो रहे होते हैं। ये अच्छा लगता है, उसको क्या फील हो रहा होता है कि अल्लाह यार हाँ मतलब अगर कोई शुक्र अदा नहीं करता तो भाई बहुत गलत बात है। दिल से अंदर ही अंदर घर आके भी बोलते हैं यार अल्लाह मियां आपने जो है ना इतना
बनाया है कि लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपने वाकई अलग बनाया है मुझे। कोई ऐसा दोस्त जो जेलिस होता है इस चीज को लेके, नहीं यार अमर पहले तो बड़ा अच्छा था जब से फील्ड में गया है, अब फिर तो मिला है। बात नहीं करता। नहीं वो देखे, कोई अगर दोस्त जेलिस हो भी रहा होगा वो कभी बताएगा नहीं आपको, कुछ ऐसा जाहिर कर रहा हो। नहीं मोहब्बत में कहते हैं, मोहब्बत में कहते हैं अबे यार तू तो चेंज हो गया, बड़ा आदमी हो गया। मैंने कहा कितना बड़ा हो गया, जितनी हाइट थी उतनी हाइट है भाई। नहीं यार तू तो अब मिलता नहीं। मैंने कहा हाँ यार नहीं मिलता, मेरा काम नहीं है 9 to 5 और सैटरडे संडे में ऑफ पे नहीं होता तुम लोगों की तरह। तो मेरा काम तो सैटरडे संडे भी कभी कभी चलता है, मंडे मेरा संडे होता है, तो वो हम मैच नहीं कर पाते, सिर्फ ये वजह है। वरना कभी प्लान करो मिलते हैं तो शिकायतें हैं, बट मुझे नहीं लगता जो मेरी फील्ड का नहीं है वो मुझसे इतना खास जेलिस होता होगा। उसने अपनी अपनी फील्ड पकड़ी हुई है, वो उसमें कामयाब है। पहले के एमर और अब के एमर में क्या फर्क है? जब एमर पहले फेमस नहीं थे उसमें और अब में क्या फर्क है? क्या रूटीन में चेंज है, उसकी लाइफ में चेंज आया? यार अब नींद बहुत आती है क्योंकि थकान इतनी होती है, और काम सोने का करके टाइम नहीं मिलता। काम करके इतनी थकान हो जाती है कि नींद बहुत आती है। तो यार मैं ये कहूँगा वक्त के साथ साथ जाहिर है आपकी एज भी बढ़ती है, तो आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। पिछले 4 महीने पहले मेरी शादी हुई है, तो साथ में बेगम भी आ गई हैं, तो एक जिम्मेदारी वाला एलिमेंट बढ़ गया है। और सेट पे भी एक वजह ये है कि आप सीरियस होकर फोकस होता है कि मैं जितना अच्छा काम करूँगा इसी काम से मुझे आगे काम मिलेगा, तो मैच्योरिटी आ गई है। फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं? माशाल्लाह शादी भी हो गई। फैमिली में यहाँ तो सिर्फ कराची में तो बेगम है, उनको बस छूट के बाद के टाइम मिलता है, बिकॉज वो भी जॉब करती है, वर्किंग वूमन है, तो वो भी सुबह 9 to 5 6 बजे घर में आती है, तो मैं रात में 10 बजे घर में घुसता हूँ। तो वो जो एक 10 से 12 1 बजे तक का टाइम होता है वो हमें मिलता है। बाकी अगर मेरी शूट नहीं है और उसकी भी कहीं ऑफिस से छुट्टी है तो फिर हम स्पेंड करते हैं। बाकी फैमिली मेरी यहाँ है नहीं, फैमिली मेरी पंजाब में, तो ये है फैमिली का टाइम अभी तक। जब स्टार्टअप लिया था आपने, स्टार्ट करने का सोचा था, तो फैमिली सपोर्ट थी क्या बेटा ये क्या करने जा रहे हो, हमारे बस की बात नहीं है, फैमिली में आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्यों उस फील्ड में जाना चाहते हो? फैमिली सपोर्ट ऐसी नहीं थी कि हाँ हाँ बेटा जाओ, बट अब्बा की तरफ से थी। अब्बा कुछ बोलते नहीं थे, बट अब्बा जब भी थोड़ा सा काम देखते थे या थिएटर देखते थे तो वो कहते थे कि जो है अच्छा है, गुड, लगे रहो। लेकिन भाई बहन या अम्मा ने कभी भी इस पे कभी रोक टोक नहीं की। लेकिन हाँ एक सवाल हमेशा होता है, तो कैसे होगा, मतलब पैसे मिलते हैं इतने इसमें, तो जॉब करो ना, देखो उसने ये कर लिया, वो कर रहा है, तो वो तो जाता है, उसकी तो हर महीने तनख्वाह थी, क्योंकि हमारे पैसे तनख्वाह की तरह तो आते नहीं है ना कि पहली को अकाउंट में आ गए। तो हमारे पैसे तो कभी 25 को भी आ रहे होते हैं, वो आपकी शूट के हिसाब से, कभी आते भी नहीं है। हाँ कभी कभी आते भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है आ जाते हैं बहुत। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ, लेट हुए और मिल गए। आपने आई लुक कहीं और दिया था ना, मैं वो मुनीम भाई को मैंने आई लुक दिया, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन पहले एक पेमेंट को। खैर तो लेकिन घर से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सपोर्ट थी और सब बहुत खुश होते हैं। और इवन के अम्मा शुरू में थोड़ा सा वो थी कि यार बेटा कैसे होगा, ये वो जॉब कर लो या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर होने के बाद अम्मा शादियों वादियों में जाती थी और रिश्तेदार जब बताते थे भाई वो हमने देखा है मेरे को, वो तो बड़ा कमाल, और जियो पे आ रहा था, फला जगह आ रहा था, यार पे आ रहा था, तो अम्मा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जब थोड़ा पैसा आना शुरू होता है तो घर वाले सेट हो जाते हैं। कभी किसी ने ऐसा बोला कि अहमद ने बताया, अहमद क्या करते हो? सर मैं एक्टिंग करता हूँ, इसके अलावा क्या करते हो? कोई मिला ऐसा कोई बंदा इसके अलावा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे टीचर थे सर तलत हुसैन साहब, तो वो अपना वाकया बताते हैं कि मैं एक बंदा मेरी गाड़ी पे आ गया और उसने बोला कि सर कैसे हैं, बड़ा फैन मूवमेंट था। तो उस दौरान कह रहे हैं मेरे पीटीवी पे 3 सीरियल चल रहे थे और मैंने उसको कहा कि जी बस ठीक हुई हूँ। तो बोलता है सर ये आप आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये चल रहा है मेरा, ये चल रहा है। तो बोले इसके अलावा क्या कर रहा है? तो बोलता है मुझे जवाब ही नहीं आया, मुझे यही जवाब आया कि भाई इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का, तो क्या करेंगे? तो लोगों ने आई थिंक आज तक जो है ना इसको ऐसा काम समझा हुआ है कि शायद कोई पार्ट टाइम काम है, कि बस गए करके आ गए। इस काम में अगर आपको काम मिलना शुरू हो गया तो आप कहीं टाइम नहीं दे सकते बॉस। आप शायद घर में भी बहुत ही कम टाइम देते हैं। 2 घंटे आप सेट पे रह के दिखाते हैं, आपको पता चलेगा। आप कभी भी किसी अपने दोस्त को सेट पे लेके आए, मेरे दोस्त आए सेट पे, वो मैक्सिमम 20-25 मिनट पे बोर हो जाते हैं। अभी क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा, कोई ना आपस में लगे हुए एक्टिंग और उसका क्लोज, ये उसको समझ ही नहीं आता, वो कहता चल जाने नहीं। कभी कभी तो शॉर्ट में, अक्सर मैं शॉट दे रहा हूँ, नजर पड़ी ना तो निकल अब जा रहे हैं, तो बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग जो इस फील्ड से लोग दूर के लोग बैठ के देख रहे हैं, हमारी फील्ड को गलत क्यों कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है? यार क्या वजह है यार? फील्ड तो हर कोई अच्छी नहीं है, इस तरह का माहौल चल रहा है। हर फील्ड में अच्छाई बुराई है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं। कोई अगर मेरे काम
के बीच में कोई बुरी हरकत या कुछ भी कर रहा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो मैं अच्छा हूँ, मुझे अपना देखना है। अब मैं उसको समझा सकता हूँ, टोक नहीं सकता। आई थिंक ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं इस पे खुल के तो बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस हमारे, अगर आप तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बड़े बुरे बुरे सीन्स हमें पता लगे हैं। तो आई थिंक हर फील्ड में है, ये इतना लोगों ने बना दिया है, लोगों को देखा नहीं जाता शायद तरक्की एक्टर्स की। कोई खानदान में कोई ऐसा बंदा या कभी कोई मिला, कोई रिलेटिव बोले क्या बेटा कोई और फील्ड चूज कर लेते, अच्छी फील्ड नहीं है? इतना मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया उनको, इतना मुझे लगा कि वो ये बोल सके। नहीं, किसी ने कभी नहीं कहा, किसी ने कभी नहीं कहा। और कभी कोई ड्रामा साइन किया हो, करेक्टर बहुत अच्छा हो, आप सेट पे पहुंचे हो, उस तरह से शूटिंग नहीं हो रहा हो, इस तरह से आपने सोचा, आपने लगा ये तो बढ़ गया, क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब भी कोई कैरेक्टर आता है मेरे पास तो मैं प्रॉपर वन लाइनर मांगता हूँ, फिर पूछता हूँ कि भाई कितना काम है, कितनी चीज़ें हैं, क्या है, पूरी डिटेल में ले लेता हूँ। उसके बाद बजट सारी बात करके तसल्ली कर लेता हूँ। तो एक दफ़ा हुआ था बड़ा अच्छा वाक़या, मेरी ज़िंदगी का पहला टीवी था, वो एक ऐड था, और वो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे थिएटर में देखा था परफॉर्म करते हुए, और उन्होंने कहा कि यार फला चीज़ का ऐड है और हम फला जगह शूट करें, इस दिन है, तुम आ जाओ। जाके मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं सेट पे पहुंच गया, और मुझे उस दिन उस सेट पे उन्होंने मना कर दिया। मेरी ज़िंदगी का पहला टीवी था, वो कमर्शियल चलना था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई क्यों मना कर दिया। तो डायरेक्टर ने मुझे आके बोला कि वो क्लाइंट को तुम समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, मैं शूट पे आ गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो बोलते लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मैंने ना तुम्हारा ना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनवा लिया, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो फिर वो जो अच्छा था ना वो ऐसे हो गया, अच्छा अच्छा मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर कोई मसला नहीं, आप मुझे घर छुड़वा दो। उन्होंने मुझे घर छुड़वा दिया, लेकिन उस दिन मैं बड़ा अजीब हुआ। मैंने कहा यार शायद मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कोई एक ऐसी वजह तो होगी जो क्लाइंट ने देखी और उसने मुझे मना कर दिया, वैसी क्या वजह। तो बाद में उस डायरेक्टर से पूछा भी कि ऐसी क्या वजह थी। बोलता यार उनको तुम्हारे ना स्टेप समझ नहीं आ रहे थे, डांस समझ नहीं आ रहा था, उसमें कुछ थोड़ा सा डांसिंग टाइप की चीज़ें थी। तो मैंने कहा चल इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो ये एक दफ़ा हुआ था, लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा हुआ नहीं। क्या कभी रिजेक्शन को हैंडल करना मुश्किल होता है, या कभी कोई ऐसी रिजेक्शन हुई? यार बहुत रिजेक्शन हुई है। हम आए दिन ऑडिशन, जब हम थिएटर कर रहे थे तो कहीं से भी कोई भी एक फेक पोस्टर भी होता था, हम पहुंच जाते थे ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन देते थे बहुत डेडिकेशन के साथ, पैशनेट होकर, नहीं आती थी कॉल्स, और आ जाते थे और फिर आपस में डिस्कस करते खैर है कहीं और से आ जाएगी, फिर अगले दिन आ जाए, फिर चले जाते थे। ऑडिशन देना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑडिशन वगैरह से कतराते हैं कि मैं भी कतराता हूँ। अच्छा उसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप जब सेट पे खड़े होते हैं, एक सेट का अपना एक एम्बियंस होता है, आपका कैमरा, लाइट्स, मेकअप, को एक्टर, सारी चीज़ें, जो चीज़ आप सेट पे दोगे, उनको डिलीवर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो आप ऑडिशन में। अच्छा मैंने एक डायरेक्टर से पूछा भी था कि सर ये ऑडिशन में डायरेक्टर देखता क्या है? आप जो अपने ड्रामे की मिसाल के तौर पर लाइन देते हैं, वो एग्जैक्ट उन लाइनों को देख रहा होता है। बोलता है डायरेक्टर कुछ नहीं देखता, डायरेक्टर सिर्फ एक्सप्रेशंस देखता है और उसकी डिलीवरी देखता है। वो भले उन दो लाइनों को कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी कह दे, लेकिन वो देखता है उसकी डिलीवरी और एक्सप्रेशन, उसी पे वो सेलेक्ट करता है। तो उसके बाद में थोड़ा सा हो गया था कि ठीक है, वरना आप यार आप जाए और आपके हाथ में बड़ा सा पैराग्राफ जल्दी से थमा दिया जाए, और हम तो थे भी थिएटर के, एक महीना रिहर्सल करते तो जाके याद होता था। टीवी तो आपके पास कभी कभी तो लोग जो है ना मेकअप हो रहा होता है और ऐसे सीन ला के देखते हैं 4 पेज का 10 मिनट पहले। हाँ, लेकिन वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। मैं कहता हूँ थिएटर आर्टिस्ट से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस टीवी आर्टिस्ट की होती है, कि उसके पास, और कुछ सीनियर्स हमारे ऐसे हैं जो भाई ये देखेंगे ठीक है, वो और प्रेशर बढ़ जाता है आपका, सर ने तो बिल्कुल यूँ देख कर, वो करते भी वही है जो लिखा हुआ होता है। तो वो जो ऑडिशन में जो जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा था ना, उस दिन मैं रिलैक्स हो गया था। मैंने कहा ठीक है, बस जिस ऑडिशन में भी जाऊँगा ना तो जाके सिर्फ एक्सप्रेशंस पे और डिलीवरी पे काम करूँगा। लेकिन ऑडिशन ज़रूरी है, इससे आप बहुत सीखते हैं। आप अगर आपके पास काम नहीं है और आप रोज़ ऑडिशन पे जा रहे हैं, तो आपके पास रोज़ नए किस्म के स्क्रिप्ट आ रहे हैं, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह अगर एक्टर देखे तो उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है और वो सीख रहा है। ये तो अहमद तुम्हें लगता है कि जो ऑडिशंस हो रहे होते हैं वो डायरेक्टर देख रहा होता है, नहीं होता? प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्टर जो टीवी पे यार देखते तो है ना, वरना वो सेलेक्ट कैसे करेगा? मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एसोसिएट, एटलीस्ट आप भी देखेंगे, कोई तो देखेगा प्रोडक्शन का बंदा कि सर ये है, देखें हाँ यार अच्छा लगा है, बुला लो। तो बगैर देखे तो नहीं बुलाएगा, वरना ऑडिशन क्यों ले? आपको लगता है कि ऑडिशन से काम मिलता है? मिलता है, मुझे मिला। कितने %? मुझे मिला। अच्छा, मैंने जो अपना लास्ट सीरियल किया है गुरु, वो मिला है मुझे।
ऑडिशन पे। वो ऑडिशन से मिला था? वो ऑडिशन, अच्छा, अब ऑडिशन भी 2 किस्म के हैं। ऑडिशन एक ये है कि आप लाइव जाके वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट दें, एक ये है कि आप अपना, अगर इसी तरह का आपने कैरेक्टर किया तो आप वो कैरेक्टर हमें कोई क्लिप भेज दें। तो मैंने ग्रुप पे अपने क्लिप भेजे, तो मैंने एक सीरीज की थी उसमें ख्वाजा सिरा सारी कहानी जैसी भी थी। तो उन्होंने मुझे मेरे क्लिप देख के मुझे उन्होंने ये बात कही कि आपको ऑडिशन पे आने की जरूरत नहीं, आप डन है। अच्छा, कि प्रोड्यूसर ने आपकी क्लिप देख ली है। तो वो भी एक ऑडिशन ही था। तो लेकिन लेते हैं यार, अब तो ज्यादा हो रहा है, मेरिट पे काम हो रहा है। और गुरु का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत कमाल एक्सपीरियंस, और मेरी जिंदगी का सबसे डिफरेंट काम और सबसे बड़ा काम। क्या क्या सीखने को मिला उस प्रोजेक्ट से आपको? अरे सब कुछ सीखने को मिला बॉस, सब कुछ, के टाइम की पाबंदी कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है, कैरेक्टर बनाना कैसे है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप अपने बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर पे जाते हैं। अगर मैं कोई एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, किसी लुच्चे लड़के का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो गली मोहल्ले में छिचोरा सा, वो मैं शायद आराम से कर लूँगा। मैं एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन ख्वाजा सिरा का कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग था, और मैं और अली रहमान, ओमी बट, हसन कमाल, हम 4 थे उसमें। सबसे मुश्किल बात ये थी, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि उसमें सबसे मुश्किल बात ये थी कि मैं अकेला ख्वाजा सिरा परफॉर्म नहीं करता। अगर आप अकेले कर रहे होते हैं तो आपके पास होता है मार्जिन। अब मैं ये सोचा था कि अली रहमान कैसे करेंगे, ओमी बट कैसे करेगा, और चारों को सिमिलर नहीं होना, डिफरेंट फ्लेवर चारों को देना है। तो वो बड़ा सीखने को मिला सेट पे जाके। हम तो भाई 4 महीने तक ये हो गए थे। अच्छा। 4 महीने शूट चला हमारे अंदर। हमारे दोस्त क्या कहना था, भाई तू वैसे ही बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग देखते हो ना ड्रामा, इस वजह से तुम लोगों को लग रहा है मैं वैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत चैलेंज था, बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। शुकेश प्रोडक्शन, शाजिया भाभी वजाहत रहो, बहुत डिफरेंट कंटेंट उठाया और काफी अच्छा लोगों ने पसंद भी किया। एमन को लुक में कितना टाइम लगता था सेट पे जाने के बाद? लुक पे टाइम लगता था कम से कम एक एक्टर पे, अगर जिस दिन मेकअप आर्टिस्ट एनर्जी में होता था वो एक एक्टर को कम से कम 50 से 55 मिनट लगते थे। तो वो सीन भी इसी तरह रखे जाते थे कि कोशिश करें कि अगर आप पहला सीन 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और हम रमज़ान में शूट कर रहे थे तो हमारा 8 बजे का कॉल टाइम होता था, क्योंकि हमें रोजे से पहले पैकअप करना होता था। तो वो 2 एक्टर का कोशिश करते थे, पहला सीन 2 एक्टर का रखें ताकि उनको रेडी कर दे तो वो सीन में जाए तो बाकी के 2 एक्टर, या किसी एक एक्टर का सोलो सीन पहले करवा दे, क्योंकि टाइम लगता, मतलब 4 घंटे 4 कैरेक्टर्स में लगते थे। जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ फैमिली से या वाइफ से डिस्कस किया होगा आपने, तो क्या रिस्पॉन्स है कि करना क्या कर रहे हो बेटा, कुछ और? उस टाइम शादी तो नहीं हुई भी थी। अम्मा ने थोड़ा सा किया था अगेन कि ये क्या, ये मतलब ये सब क्या है, ये सब करोगे तुम। उनको लगा कि ये जो है ना बिल्कुल धूम धड़क्का डांस वांस और फुल वो वाला सीन है, क्योंकि हमारे ख्वाजा सराओं को लेके भी एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी तरह है और ये है वो है, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ रियल ख्वाजा सराओं से भी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे यार। वो कहते हैं हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम सिग्नल पे खड़े होकर मांगते हैं, बाकी हमारी पूरी लाइफ वैसे ही है घर में जैसे सबकी होती है। तो अम्मा ने बोला, लेकिन जब ऑन एयर हुआ 2-3 एपिसोड अम्मा ने देखे, फिर अम्मा ने मुझे पर्सनली कॉल की और कहा कि नहीं बेटा, मुझे लग रहा था कुछ और है अजीब सा ना, तुम कहाँ लड़की बनोगे, दिग लगाओगे और ये करोगे। जब उन्होंने देखा, कहानी देखी शुरू के 3-4 एपिसोड, तो बड़ा इमोशनल होकर उन्होंने मुझे कॉल की कि हम देख रहे थे, बड़ा अच्छा यार तुम लोग कैसे कर रहे हो, हमें तो रोना आ गया 3रे एपिसोड में। तो फिर अम्मा सही हो गई थी। तो इस रोल की आपने ट्रैक कैसे की, मतलब क्या क्या सोचा, क्या माइंड में आया, क्या कोई इंस्पिरेशन? यार हाँ, एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैं जब भी मुझे कोई रिकमेंड करता है ना, वो देखो ये कैरेक्टर ऐसा है, वो देखो, मैं पर्सनली उसको नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने एक दफ़ा देख लिया ना, मुझे अगर फहाद को प्ले करना है और वो मुझे कहते हैं जाओ फहाद से मिलो, तो मैं कोशिश करूँगा फहाद से इतना ना मिलो, क्योंकि फहाद को तो मुझे परफॉर्म करना है। बेसिकली ख्वाजा सिरा है नहीं भाई, लेकिन ख्वाजा सिरा, अब ख्वाजा सिरा अगर मैं देख लूँगा तो मेरा डिफरेंट क्या है, कुछ चीज़ें आप उनसे एक आध ले लोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही कॉपी करने लग जाऊंगा। जब आप किसी को एक दफ़ा देख लेते हो ना, माइंड में ले आते हो। अब एक्टर का तो काम है ऑब्जर्व करना, हम तो यहाँ भी आएंगे, मार्केट में भी घूम रहे होते हैं, तो हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कैरेक्टर्स को। कोई एक फ़कीर भी दिख जाता है तो मैं बड़ी गौर से देखता हूँ उसको, उसकी पर्सनैलिटी, किस तरह वो चल रहा है, किस तरह वो बोल रहा है, किस तरह हाथ उठा रहा है, और आप उसको पैसे ना दे तो उसका रिएक्शन क्या है, और पैसे दे दे तो उसका रिएक्शन क्या है। तो मेरी कोशिश रहती है कि उस कैरेक्टर को ना देखूं, बट अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं डायरेक्टर के, नहीं तुम ये फिल्म देख लो, या क्योंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो उस तरह काम नहीं हो रहा, संजू नहीं बन रही कि मैं संजय दत्त से जाके मिल लूँ। लेकिन कुछ जो सीरीज़ अभी बीच में की मैंने, वेब सीरीज़ वगैरह, उसमें मुझे रिकमेंड किया डायरेक्टर्स ने कि ये देखो, और सिर्फ देख लो, हाँ रेफरेंस के लिए तो देख ली, वरना मैं कुछ शूटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ या शूट कर रहे हो, ओरिजिनल ख्वाजा सिरा है वो आप लोग के
पास लुक देख के बड़ी तारीफ की हो, आपकी एक्टिंग देख के, कोई ऐसा हुआ? हाँ, लुक्स की तो बहुत तारीफ की। अभी वो अली भाई ने भी, अली रहमान ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बड़ी तारीफ की। बोलते हैं कि जब मैं सेट पे गया तो रियल ख्वाजा से रहा, तो उस दिन इवेंट था हमारा, तो जब मैं रेडी होके खड़ा हुआ तो वो एक मेरे पास आ गया, सुनो तुम रियल मतलब लड़की हो लड़का हो? मैंने कहा नहीं मैं लड़का हूँ। तो वो हंसने लगा जब मैंने आवाज़ ऐसे निकाली ना, तो बोलते तुम बहुत प्यारे हो, तुम जो है ना शेव नहीं रखा करो, तुम क्लीन शेव रखा करो, शेव कभी नहीं रखना। मैंने कहा थैंक यू सो मच। वो बड़ा मुझसे इंस्पायर थे कि यार इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो तुम। तो सुरैया नाम था मेरा उसमें, तो बोले सुरैया तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो। तो अली भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके? यार कमाल के आदमी है, कमाल के आदमी है, बहुत सपोर्टिव। मुझे जाहिर है थोड़ा शुरू में डर था कि पता नहीं क्या एटीट्यूड होगा किस तरह से, बट वो पहले दिन आए हैं और वैनिटी में हमारा आउटडोर शूट था। पहले ही दिन हम जोड़िया बाज़ार में शूट कर रहे थे, हमारे मोन्टाजिस थे। और अली भाई से मैंने पूछा कि अली भाई आपने क्या तैयार किया किस तरह, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात वहीं हो रही थी, रीडिंग पे मैं नहीं जा सका था। तो अली भाई ने बोला चल सीन है, कोई मसला नहीं, तुमने क्या किया? हमने डिस्कस किया थोड़ा सा और हमने उसको कहा, लेकिन बहुत सपोर्ट करते थे कि, और बाकायदा अली भाई मुझसे जब सीन खत्म हो जाता था मुझसे पूछते थे सही हुआ है ना, तू बता कैसा हुआ है? मैं कहता था अली भाई बहुत अच्छा हुआ है। या कहीं नहीं होता तो मैं कहता अली भाई जुमला ऐसे हो सकता है, हाँ हाँ तो ठीक कह रहा है, सही ऐसे हो सकता है। तो मुझे वो फिर आप जरा आ जाते हो पावर में, बोलते यार ठीक है अली भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु सपोर्ट कर रहा है तो फिर ठीक है। ये कैरेक्टर जब आपने साइन कर लिया सब कुछ घबराहट सी थी कि यार मैं बड़ा डिफरेंट करने जा रहा हूँ, बहुत ही मुख्तलिफ? नहीं घबराने वाली बात नहीं है भाई, कि लोग क्या कहेंगे, जो एक नॉर्मल सी बात है इस कैरेक्टर की। यार मुझे नहीं आती ये सोच नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे। हाँ लेकिन लोगों ने ऑन शूट बहुत कहा, जब हम आउटडोर शूट करने गए तो लोग जब देखते हैं वैसे यहाँ क्रिटिसाइज नहीं, मतलब थोड़ी हूटिंग कर दी, अच्छा। इस तरह के मसले मसाइल आउटडोर में आते थे। लेकिन जो हमारा ख्वाजा सरा वाला पार्ट था वो मैक्सिमम 6 एपिसोड तक था, तो वो हमने कोशिश किया रमजान में निकाल दो उसको जल्दी, दिन में वैसे रश कम होता है। तो लोगों ने ऑन स्पॉट बड़ी हूटिंग की, किधर जा रहा है ये वो, हाँ वो शूट पे जो आउटडोर होता है मसले मसाइल। बाकी उसके अलावा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है किसी ने कुछ नहीं, बल्कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, दोस्तों का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब वो मुझे एक्टर मानते हैं। अच्छा, पहले नहीं मानते? वो कहते हैं तू आप बहुत खतरनाक एक्टर हो गया, कैसे कर लेता है यार? मैंने मुझे नहीं बताया, मैं खुद कर लेता हूँ, पता नहीं। तो एक एक्टर के लिए एप्रिसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है यार? बहुत खून बढ़ जाता है आपका भाई, बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है इस तरह की। और दो चीज़ें हैं एक्टर को, एप्रिसिएशन और पैसा। अगर टाइम पे मिल जाए तो एक्टर इंडस्ट्री में बहुत खुश रहता है। अच्छा, कोई कैरेक्टर आपको ऑफर हो और उस कैरेक्टर की लेंथ काफी बड़ी हो लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ना हो, और एक कैरेक्टर ऐसा हो उसका इम्पैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लेकिन लेंथ इतनी बड़ी ना हो, तो आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? पहला वाला नहीं करूँगा। इम्पैक्ट होना चाहिए किसी का, इम्पैक्ट होना चाहिए। मतलब हम तो थिएटर में तो हमने तो किए ऐसे कैरेक्टर कि वो एक ही सीन के लिए आया है और एक सीन के लिए आके वो एंड में लोगों ने बोला है कि यार वो एक लड़का आया था एक सीन के लिए, वो क्या दो जुमले देके गया और उस पर पूरा हॉल हंसा है। कभी अक्सर होता है कि कॉमेडी प्लेज होते हैं ना थिएटर में, तो कुछ एंट्रियां बड़ी मजे की 2-2 मिनट की 2.5 मिनट की होती हैं, वो आपके दिमाग पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो वही है अदाकारी, अगर उसमें मार्जिन है उन 2 सीनों में 3 सीनों में, तो आई थिंक मैं उसी की तरफ जाऊंगा, मैं वो वाले पे नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छे पैसे होंगे तो चला जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई थिएटर परफॉर्म किया बड़ा अच्छा हुआ, कोई डायरेक्टर आके बैठे हुए, कोई प्रोड्यूसर आपको देख के गए और आपके पास कॉल आई नेक्स्ट डे कि मैं कल आया था, कोई परफॉर्मेंस देखी बड़ा अच्छा, तो मैं आपको कैरेक्टर ऑफर कर रहा हूँ? हाँ हुआ है ना, हुआ ऐसा। अभी बताया था ना, शूट से वापस भेज दिया था। वही तो हुआ है। लेकिन नहीं, मैं बताऊं थिएटर से ही पहले दूसरे तीसरे चौथे 4-5 काम थिएटर से ही मिले। मैं एक प्ले कर रहा था, थिएटर प्ले, जिस कॉमेडी प्ले था, वो प्ले एक पीटीवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा आके और उन्होंने उस खेल को टेलीफिल्म में बदला और ईद की टेलीफिल्म उन्होंने करके वो उन्होंने मुझे स्पेशली उसमें कास्ट किया और वही प्ले मुझे बहुत आसानी हुई प्ले करने में। सारे जुमले तकरीबन वही थे, वो सिचुएशंस टीवी के हिसाब से हो गई थी, तो वो ऐसा हुआ है, पीटीवी पे मैंने किया। एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू वांट टू परफॉर्म इन फ्यूचर? मतलब किस तरह के रोल परफॉर्म करने हैं? यार ऐसा मतलब वो कहते हैं ना इमिडिएटली सोचे नहीं है, डिपेंड करता है यार। सबसे ज़्यादा मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैवी कैरेक्टर क्या है, अगर आप सोचें। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो सबसे ज़्यादा हैवी कैरेक्टर किसने किया आज के दौर में, नुमान इजाज ने की। वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से भी उसको हैवी बनाया, लेकिन मैं जिस एज ग्रुप में हूँ या मैं जैसा दिखता हूँ तो टाइप कास्टिंग होती है हमारे यहाँ, ठीक है। वो अगर मैं किसी ऐसे गैंगस्टर के कैरेक्टर के लिए जाता हूँ
तो वो कहता है अबे कैसे गैंगस्टर लगेगा ये, तो इसके तो रंगत देख, हाइट देख, हीरो लग रहा है। तो भाई मैं एक्टर हूँ ना, आप मुझे गेटअप करके दे, मैं अपनी एक्टिंग से आपको करूँगा। मैं अभी वो फिल्म आई थी हमारी मदारी, पता नहीं आप लोगों की नज़र से गुजरी मुझे सिनेमा में लगी, मैंने उसमें गैंगस्टर का रोल किया है। मैं पार्टी का एक वर्कर बना हूँ, मैंने उसमें गोलियां चलाई हैं, गालियां बकी हैं, और लोगों ने मुझे देख के बोला अरे कैसे इतनी बड़ी बड़ी, मैंने मूछें रखी हैं स्पेशली उसके लिए। तो हम तो एक्टर हैं, आप जिस उसमें ढालेंगे हम ढल जाएंगे, कैरेक्टर बना अच्छे एक्टर होंगे तो कर लेंगे। लेकिन मज़ा तो भाई थोड़ा सा नेगेटिव और इस तरह में ही आता है। आप चाहते हैं नेगेटिव ही कैरेक्टर? मज़ा आता है यार, बड़ा मार्जिन होता है, जुमले बड़े मज़ेदार होते हैं, उसमें आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं चीज़ों में। अभी मैं बात निकल गई तो कह जाऊँ, अभी मैं जो प्ले कर रहा हूँ यार भाई का, शहीरा मेरे साथ जो मेरी वाइफ का कैरेक्टर कर रही है, कमाल की अदाकारा है वो भी मतलब उनसे नैपा से नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि देखें हर एक्टर पढ़ के तो ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि नापा के बहुत अच्छे लड़के लड़कियां डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो अब टीवी की तरफ आ गए हैं यार। देखें अब मैं बताऊं, साल में अगर नापा से 100 बच्चे निकल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है 100 के 100 100% अपना फील्ड में जाके दे रहे हैं। तो आई थिंक उसमें से भी कोई 20 से 25 होंगे जो गॉड गिफ्टेड, प्लस उन्होंने अपने आप को वहाँ पॉलिश किया और वो आ गए फील्ड में। तो इसी तरह शहीरा का बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है थिएटर का, बट वो इतनी कमाल की आर्टिस्ट है, वो कहते हैं ना वाइब देती है, एनर्जी देती है। और मैंने उससे एक जो चीज़ सीखी कि वो कभी भी स्क्रिप्ट को बिल्कुल लफ्ज़ बाय लफ्ज़ नहीं जाती, वो हमेशा थोड़ा सा जब लाइंस कर रही होती है वो मुझसे डिस्कस कर लेती है, या मैं थोड़ा सा, हम इसको इतना डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो उसकी परफॉर्मेंस से मुझे पहले दूसरे दिन समझ में आ गया। वो कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं जाती, वो ऐड करती है उसको, इतना कैजुअल करती है कि आप जब उसको देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको लगेगा यार कितना नेचुरल है, वो नेचुरल की तरफ जाती है। बहुत कमाल क्या रहा। ड्रामे का नाम भी बता दें कौन सा ड्रामा है और कब हमें? ड्रामे का नाम अभी वो उसके टीजर आना शुरू हो गए हैं। ड्रामे का नाम है वो बंस रोड की रोमियो एंड जूलियट। मैं नीलोफर बोल रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रोजेक्ट पे काम करने का? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा शुरू में बताया नहीं था, किरदार इतना बड़ा जा रहा है, लेकिन अब तो निकल के आ रहा है। मेरे सारे कपड़े यूज कर लिए इन लोगों ने, और जो है ना बहुत रिपीट भी नहीं करवा रहे कपड़े हैं, कपड़े रिपीट भी नहीं करवा रहे। ये सबसे बड़ी बात, रिपीट नहीं करा रहे यार। मैंने कहा भाई कोई तो एक ऐसी शर्ट है जो घर में पहन ले, तो मैं अपने घर में भी भाई पहन लेता हूँ महीने में 2 बार एक शर्ट। लेकिन ये है कि कहीं कहीं कोई मजबूरी की कंटिन्यूटी बन जाती है तो रिपीट हो जाती है, वरना सारे कपड़े खत्म हो गए। अगले प्रोजेक्ट के लिए पूरी शॉपिंग कर रही है। आपने उसमें अभी नाम लिया था थोड़ी देर पहले, फजर एक डायरेक्टर है, फजर रजा। कैसा रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा? यार फजर भाई को मैं पर्सनली पहले से जानता हूँ, उनके साथ मैंने 1-2 कमर्शियल्स किए हैं। ड्रामा में उनके साथ पहली बार कर रहा हूँ। वो बंदा फिल्म मेकर है, और जब आप ड्रामे की शूट पे फिल्म वाला शूट कर रहे हो तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एट दी एंड एक्टर ये दिमाग में सोच रहा होता है यार अगर ये इतनी सख्ती और इतनी चीज़ें इतनी ख़तरनाक तरीके से करवा रहे हैं, तो जब ये एग्जीक्यूट होंगी तो बहुत अच्छी होंगी। तो फजर भाई के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। कम रहा थोड़ा सा, क्योंकि फजर भाई बात कम करते हैं और हमें पूछना पड़ता है। फजर ठीक था, हाँ ओके था, नहीं होता तो वो बोल देते हैं। यही नवीद भाई के साथ भी है। नवीद भाई हाँ बॉस कड़क था। ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम इसके लिए कॉल आई, पता चला फजर भाई इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है। मैं पता नहीं बताऊंगा भाई, बतानी चाहिए यार। कॉल आई थी और मैं गुरु का आखिरी दिन था मेरा सेट पे, और वहीं सेट पे कॉल आई थी और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा अल्लाह मियां, मतलब ये वाला आज के दिन तो निकालने देते, इतनी जल्दी काहे की थी। तो कॉल आई कि ये है फला है, फजर भाई ने अच्छा फजर भाई ने ही मुझे रिकमेंड किया था, आई थिंक, जो मुझ तक बात पहुंची। और फिर वो मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा, ये वो इतने दिन का काम है और इस तरह है, तो मैं आपको स्क्रिप्ट भेजता हूँ। स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, और वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया 13-14 एपिसोड की शक्ल में। उस पर मैंने देखा तो मैंने कहा ठीक है यार, मार्जिन है और आगे भी एपिसोड है। राइटर अभी लिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, राइटर अभी लिख रहा है। आपको कैसे पता चला कि राइटर जो लिख रहा है आगे वो आपके बारे में लिखेगा नहीं लिखेगा? या तो आप मुझे राइटर से बात कराएं, मैं पूछ लूँ भाई अगले 13 एपिसोड में मैं हूँ नहीं हूँ। तो वो हो गई, और फिर अचानक हुआ ये कि वो गायब हो गए, और कोई महीना गुजर गया, गायब हो गए। हाँ, खामोशी सी हो गई। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर दोबारा सवा महीने बाद उन्होंने कांटेक्ट किया नवीद भाई ने, और कहा कि ऐसे थोड़े मसले मसाइल हो गए थे, शूट रुक गई थी, ये वो, तो आप हैं और ऐसा है और बस हो रहा है। मैंने कहा बस ठीक है, हो रहा है तो बस हो रहा है, चीज़ें डन हुई और फिर कर लिया। उस सेट पे भी मुश्किलात क्या आई आपको? उस सेट पे मुश्किलात आ नहीं रही, अभी आई हुई हैं 1-2 डेट्स की। वो हमारे मुनीम भाई इंशाल्लाह
सही कर देंगे। क्लैश कर रहा है एक प्रोजेक्ट, लेकिन इंशाल्लाह मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमजा सोहेल के साथ काम करने का, एक राजेश के साथ काम यार करने का? बड़े अच्छे लोग हैं। मैं हमेशा सोच के आता हूँ जब आप पहले दिन सेट पे आते हैं ना, और आपके ऑपोजिट जो स्टार होता है, तो आप सोच के आते हैं यार पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं बाकी सारे एक्टर्स के साथ चिल करने में ना। मतलब तो पहले दिन तो हमजा आई थिंक नहीं था, हमजा बाद में आया, बट बहुत सपोर्टिव है वो भी। हम जो जितने भी हमारे कुछ सीन ऐसे थे जो इंटीमेट सीन्स थे, धक्का और ये बड़ा, हर सीन के बाद आके हमजा सॉरी करता था, और या मैं उसके साथ कोई ऐसा सीन कर रहा हूँ तो हम पूरा बना के प्लान करके। अब मुझे लग रहा है यार नए आर्टिस्ट, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं ऐसा है। अच्छा, तो नए आर्टिस्टों से याद आया मुझे कि अब नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं उनको फॉलो अप उनकी देखिए, कितने फॉलोवर हैं उनको देखिए, कास्ट किया जा रहा है, तो ये क्या ट्रेंड चल गया है कि यार बिजनेस है ना। क्लाइंट तो ये देखता है ना कि मैं अगर एक प्रोडक्ट ये बेचनी है, फाद भाई के हैं 50,000 फॉलोवर, रैन भाई के हैं 1 लाख, फहद भाई के व्यूज हैं 25,000, जैन भाई के हैं 50,000। तो अब आप मुझे बताएं, आपको एक चीज बेचनी है या मुझे एक चीज बेचनी है, मैं किसकी तरफ जाऊं? लेकिन 1 लाख फॉलोवर्स जैन के हैं, लेकिन जैन अच्छा एक्टर नहीं है, सिर्फ फॉलोवर्स ज्यादा है। मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता उनको, वो अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात है कि उसके पास 1 लाख है, क्यों है बताए क्यों? क्लाइंट तो उस पर जा ही नहीं रहा ना। क्लाइंट तो कह रहा है एक्टिंग हो जाएगी भाई, प्रोडक्ट मेरा पहुंचना चाहिए। वो कह रहा है छोड़ दो एक्टर के मुंह को, ब्लर कर दो, ये प्रोडक्ट दिखाओ 1 लाख लोगों को। तो आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास टीवी नहीं है, ये है। कितना टीवी देखते हैं आप मुझे बताएं? बहुत कम। मैं तो दिखता भी नहीं हूँ ना। एक टाइम था हम बैठ के अब्बा अम्मा के साथ, न्यूज का एक अलग सीन होता था 8 बजे वाले, ये रात को बिस्तर पे खुलता है, इसी पे दिन भर की सारी न्यूज, सारे ड्रामे, ये हमारा टीवी सोशल मीडिया। तो बॉस गेम चेंज हो गया। अब आपको कमर्शियल टीवी पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब आप फेसबुक से देख लेते हो, आप इंस्टाग्राम से देख लेते हो, लोग स्पेशली यूट्यूब करके जाते हैं। कोई भी दुनिया में कुछ भी कहीं हुआ है, आपने एक बटन से उठाया और कुछ भी देख लिया। तो ये सारा मार्केटिंग का गेम है। और जहाँ तक आपकी बात है एक्टर अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो ये चलता रहेगा, यहाँ भी चलता रहेगा, इंडिया में भी चलता रहेगा, ईरान में भी चलता रहेगा, हर जगह चलता लेकिन रहेगा। इंडिया में तो यार, इंडिया में नहीं फॉलो, नहीं शक्ल नहीं देखते, उसी कैरेक्टर देखते हैं कि यार है, मुकाबला ये नहीं है, cast कर बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ। कितनी वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। industry। जिस टाइम पे आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, उस टाइम पे उन्होंने इतना ग्रो किया कि वो आपसे 50 साल आगे निकल गया। तो आप मुकाबला तो नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अब आप इंस्पायर्ड हो उनसे, और इंस्पायर होकर आप चीज़ें बनाएं। तो कितना फर्क पड़ा है इन कामों पे कि जो आप एक बहुत अच्छे एक्टर, जैसे आप लोग पढ़ के आते हैं, एक्टिंग कर रहे आते हैं, अब कुछ नए लोग आते हैं, फॉलोवर देख उनको कास्ट कर ले, फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर काम पे, अच्छे एक्टर्स के ऊपर, जो बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उनके वो फॉलोवर ज़्यादा नहीं है, उसको काम नहीं मिल रहा है। मैं आपको मजे की बताता हूँ भाई, मैंने इंडस्ट्री का ठेका तो लिया हुआ नहीं है कि मैं इस चीज़ में इतना सोचूं। मुझे अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जो काम लिखा है ना, वो काम आ रहा है। मेरा काम देख के फहाद या जैन या मुनीम भाई मुझे कॉल कर रहे हैं। अब वो ये नहीं करेंगे। अब देखिए, आप भी तो बैठे हैं ना, आप भी मीडिया फील्ड से हैं, आप भी इतने ड्रामे एसोसिएट कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो आपको भी पता है कौन अच्छा एक्टर है, कौन बुरा एक्टर। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे एक ऐसा बंदा सेट पे मिले जो कॉल टाइम पे भी सही ना आए, और जो सेट पे आके भी नखरे करे, और जो एक्टिंग भी सही ना दे। बट इनमें 2 लोग ऐसे भी हैं 10 में से जो कहेंगे यार एक्टिंग में करवा लूंगा, ये देख के बस वो कॉल टाइम पे आ जाता है, नखरे तो नहीं करता, पेमेंट पे तो नहीं रुलाता। इस तरह भी हो रहा है। तो आई थिंक सही है, कोई इतना मसला नहीं जो है। नए लड़के लड़कियां काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम रात को कास्ट हो तो अगले 2 से 3 दिन में हम हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं, हाँ। हमें फेम मिल जाए। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे कि यार, मतलब यार उनसे मैं सबसे पहले मैंने शुरू में ये कहा था, भाई आप अगर आ रहे हैं तो आप ये सोच के आए कि आपने आंखें बंद करके बहुत सारा काम करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप स्टार बने या कब आप लोगों ने आपको रिकग्नाइज करना शुरू किया। वक्त के साथ साथ मतलब किसी भी, वही वाली बात है, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आप बैंक में जाएं, आप एज अ कैशियर लगे, तो आप जिंदगी भर तो कैशियर नहीं लगे रहेंगे ना। अगर आप में पोटेंशियल होगा, आप थोड़े बहुत एग्जाम्स दे के कर करके आप मैनेजर तक भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर है। तो आप ही करेंगे और आप ही उसको डिबोएंगे। वो जो करते हैं एक रात शूट करके समझते हैं कि 3 दिन में वो हिट हो जाएंगे, तो उनको फिर चौथे दिन पता भी तो लग जाता है ना, नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं तो होता ना कि वो
जूनियर है और सेट पे थोड़े दिन काम करने के बाद सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। हमने खुद भी देखा सेट पे ऐसा हो रहा होता है, सीनियर इंसान जब फीमेल हो, आपा हो या कोई बहुत सीनियर हो, उनको रिस्पेक्ट भी वो नहीं दे रहे होते, थोड़ा सा अगर एक सीरियल हिट हो जाए तो ये बड़ा अजीब है करना। हाँ, तो ये आप लोगों को देखना चाहिए, प्रोडक्शन वालों को, कि अगली बार उसको कास्ट ना करें अगर वो बदतमीज है। कास्ट तो फिर भी हो रहे हो, कास्ट क्यों हो रहे हो? कास्ट ये तो मुझे भी पता है, आप वो कास्ट क्यों हो रहे हैं यार, ये तो हम डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से सवाल कर सकते हैं कि क्यों कास्ट हो रहा है। नहीं होने दे, उनके नसीब का मिल रहा है और हमें अपने नसीब का मिल रहा है। अच्छा, मुझे बताया फिल्म के बारे में, अगर अमर को फिल्म ऑफर होती है, फिल्म कर ली उन्होंने मदारी फीचर फिल्म की ऑफर होती है, सिनेमा में लगी थी, तो वही हमने देखी नहीं ना, इसलिए हमें आइडिया नहीं है फिल्म वगैरह। आपने रिसर्च ही नहीं की बॉस, यार टाइम ही नहीं मिलता। मदारी तुमने कर ली है, उसमें पारस सवाल फिर भी देख लीजिए आने वाली किसी फिल्म। हाँ, आगे वाली फिल्म किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स में से? अबे यार, मेरा तो पहले यही कहूंगा, फिल्में बनाओ तो सही, डायरेक्टर लाओ तो सामने। मैं किसका नाम ले सकता हूँ ज्यादा? बिलाल लाशारी और कौन बचा? नदीम बेग साहब काम कर रहे हैं। नदीम बेग साहब और कौन बचा? इन तीनों में से ये लोग तो ले लेते हैं सबको, इनके तो अपने पक्के एक्टर है, हमें कौन लेगा? अगर वो उनमें से किसी फिल्म में कोई कैरेक्टर छोटा मोटा नहीं यार, हाँ मतलब अगर कोई कैरेक्टर मजेदार है, मैंने एक फिल्म कर रखी है, उसमें बहुत छोटा सा एक कैमियो कह लेंगे आप, है शुएब मंसूर साहब की फिल्म की थी, जो कि आई डोंट नो, वो उसका एक ही पोस्टर आया था, वो किसी मसले मसाइल में अटकी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिल्म की थी, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर है, बट लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतना इम्पैक्टफुल, वो जो हम बात कर रहे थे, वो जब मैंने देखा, वो स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने फ़ौरन डन किया। और तो शुएब साहब, आप शुएब मंसूर की फिल्म, चाहे वो एक ही सीन क्यों ना हो, तो मैंने किया वो। तो आगे भी अगर इस तरह की कोई आती है चीज़ और अच्छा है, मार्जिन है, इम्पैक्टफुल है, तो करेंगे भाई। आपने बताया तो यार वैसे ड्रामा आने वाला है, हमने उसके टीजर्स वगैरह भी देखे, तो उसका बताया, आपको लगता है कि वो ड्रामा इतना हिट होने वाला है, उसके बाद अमर साहब कहाँ पर होंगे, हवाओं में उड़ रहे होंगे या ज़मीन पर ही होंगे? नहीं भाई, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करवाए, और कंटेंट अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं, शूट बहुत अच्छा हुआ है, तो ऑडियंस पसंद तो करेगी। अभी टीजर्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो लेट्स सी क्या होता है। और ड्रामों के शूट्स पे भी आप गए, रिकॉर्ड हुए, तो आपको लगता है कि ये जो ड्रामा है और ड्रामों से बहुत मुख्तलिफ शूट हुआ है? हाँ, मुख्तलिफ शूट हुआ यार। एक तो बिग बैंग के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा वही वाली बात कि फजर रज़ा, क्योंकि वो फिल्म मेकर हैं, तो ड्रामे में आपको फिल्म वाला फ्लेवर देंगे, तो वो मज़ेदार चीज़ है। ऑन शूट भी हम बड़ा मज़ा कर रहे थे, लिखा हुआ बहुत अच्छा है। फिर मेरा जो कैरेक्टर है वो खैर मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो खुद भी बड़ा मज़े का कैरेक्टर है, और लोग शायद बहुत नफरत करेंगे। कौन से एपिसोड के बाद हम आपको देख सकेंगे उसमें? यार मुझे मेरे ख्याल से एपिसोड 2 या 3 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वैसे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट तभी जाएगी जब ड्रामा आने वाला है। हाँ, तो फिर सुने, कैरेक्टर है एक नेगेटिव कैरेक्टर है, और एक वाहिद वो इंसान है ड्रामे में जो सही होके ही नहीं दे रहा आखिरी एपिसोड तक। हाँ, टेढ़ा का टेढ़ा है, और वो टेढ़ा का टेढ़ा ही चला जाता है। अच्छा। वो सही नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने उसको ये उसके नसीब में रखा ही नहीं कि वो जो है ना सुधर जाए। तो बेसिकली वो अभी ऑन एयर है ना। हाँ, तो वो बेसिकली जो कैरेक्टर हमजा कर रहा है, उसके बहनोई का कैरेक्टर है, और उसकी बहन पे बड़े मजालिम ढा रहा है, और मोहब्बत की शादी है, ज़बरदस्ती लड़ा के वो मुझसे शादी करती है, और एक ऐसा इवेंट ड्रामे में हो जाता है जिसकी वजह से सारे एपिसोड में वो सिर्फ अपने साले के साथ जो है ना लगा, किसी तरह से जो है ना उसके सारी जायदाद उसके नाम हो जाए, उसके घर का जितना बिजनेस है वो सब उसके नाम हो जाए। लालची है और गुस्से का बहुत तेज़ है, कहीं कहीं तो बहुत उसके दिमाग भी ना अजीब नफसियाती तरह से काम करता है। तो ये है, बाकी एपिसोड देखते जाएं और एंजॉय करते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट सीन इन द सीरियल? कौन सा सीन बहुत बड़ा मजा आया आपको? यार एक सीन था जो कि अभी 2 से 3 दिन पहले शूट किया हमने, जिसमें वो अपनी बेगम को बातें सुना रहा है, और उसमें नहीं, बल्कि मैं आपको मजे करता हूँ, सबसे जो खतरनाक सीन था, एक सीन है जिसमें मुझे थप्पड़ पड़ रहा है अपनी बेगम के हाथों, और बेगम ने आके मुझे बोला कि सीन से पहले, कि शूट होने से पहले, अहमद ऐसा ऐसा ये वो। मैंने कहा भाई तुम जो है ना रिएक्शन चाहिए, तुम आके थप्पड़ मार देना मुझे। तो बोला ठीक है। पहला मास्टर हुआ, उसने थप्पड़ मारा तो मैं थोड़ा सा हिला, मैंने कहा ठीक है, लड़की इतना ही मारेगी। और जब मेरा क्लोजअप लगा
और वो चलती भी आई है, और आप यकीन नहीं करेंगे उसने इतनी जोर का थप्पड़ मुझे मारा है कि हमजा, ज़ैनब कय्यूम, वो खुद शहीरा, रजा सुम्मो सारे खड़े हुए थे कि ऐसा लग रहा थप्पड़ उन लोगों को भी पड़ा। जो रिएक्शन निकल के आया है ना, और लिटरली मेरे ये जगह पूरी आधे घंटे तक लाल थी। इवन के मेकअप आर्टिस्ट भी बोला था अगला सीन होगा तो आपको यहाँ मैं मेकअप कर दूंगा। तो वो जो उसने थप्पड़ मारा था ना, वो बहुत, मैं कहता हूँ वो बेस्ट सीन शायद जब वो आएगा, या वो अगर आ चुका है अभी, तो बहुत अच्छा होगा वो सीन। आपने पूछा नहीं शहीरा से कोई दुश्मनी थी, कोई बदला लिया है? यार उस पता नहीं क्या, वो शायद खाना खा लिया था उसने, उस वक्त ताकत आ गई थी उसके अंदर। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो जो हाथ पड़ा था ना, वो किसी मर्द का हाथ हो सकता है लेकिन वो बहुत वो सीन बहुत अच्छा था। और बाकायदा जब मैं ऐसे पड़ा है मेरे चमाटो, मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें लाल थी, और मैं अंदर ही सोच रहा, मैं जुमले भूल गया था अपने, और मैंने वो जुमले भूलने में पॉज दिया है। शुक्र है कि उसके बाद फौरन मेरे जुमले नहीं थे, उसी के जुमले थे। तो मुझे कम से कम 1 मिनट 1.25 मिनट तक वो बोलती रही, और इस दौरान मैंने अपने आप को संभाला है। और सेट पे सारे लोग जैसे ही शॉट खत्म हुआ है तो मुझे आके देख रहे, तू ठीक है भाई, तू ठीक है? मैंने कहा हाँ, आई एम ओके, आई एम ओके। वो नेचुरल शॉट है। अरे भाई खतरनाक, बहुत 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 बुरा थप्पड़ मारा था उसने। अच्छा, उस ड्रामे से रिलेटेड हो या कोई लाइव में कोई ऐसी स्टोरी हो जो हमारे साथ हुआ हो अभी, पहले, फ्यूचर में, पास्ट में, अगर कुछ ऐसा रहा हो तो कुछ बताना चाहेंगे? यार बस ये एक बड़ा अच्छा सा वाकया है जिसकी वजह से शायद मैं इस फील्ड में भी आया। और मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे घर वालों ने थोड़ा प्रेशर दिया कि इस दौरान तुम कुछ जॉब वगैरह कर लो, और साथ में अगर कुछ करना चाहो मास्टर्स वगैरह तो कर लो। तो उनके कहने पे मैं एक जगह इंटरव्यू देने चला गया था, एक बैंक में। और वहाँ मेरा इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट था, जो कि मैंने टेस्ट दिया। वहाँ पे 100 में से 72 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका पेपर अच्छा समझा जाता है। और वो मैंने जाके टेस्ट दिया, और हुआ ये कि जब मैंने टेस्ट दिए तो एक हमारे जानने वाले से उन्होंने सोर्स लगाई हुई थी कि फला बंदा होगा, वहाँ जाके देखना, वहाँ टेस्ट देना, 1 घंटे में हो जाएगा तुम्हारा ये वो। तो मेरे कुछ 65-66 नंबर आए थे 100 में से। तो उसकी कॉल है, यार तुम्हारा नंबर बहुत कम है, तुम्हारा ना मैं ये कर सकता हूँ, तुम जो है ना दोबारा टेस्ट देने के लिए आओ, और मैं अच्छे से देना इस दफ़ा, और फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लाइनअप करता हूँ। ओके, मैं गया हूँ भाई, और मैंने जो है ना बहुत डेडिकेशन के साथ जो है ना वहाँ टेस्ट दिया है, और आई थिंक 82 या 83 मार्क्स आ गए। तो उसकी मुझे कॉल आई कि यार ये तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर दिया, मैं इसको कम कर रहा हूँ क्योंकि जितने नंबर ज़्यादा होंगे ना इंटरव्यू उतना मुश्किल होगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर हुआ ये कि मुझे कॉल आई कि आप फला ब्रांच में चले जाएं और आप वहाँ जाके अपनी सैलरी वगैरह की बात कर लें, अभी आपका इंटरव्यू इतना खास नहीं हो रहा, वही बंदा ले लेगा। मैं वहाँ पहुँचा तो बड़ा स्वीट सा एक बंदा बैठा हुआ, तो उसने बोला सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप सैलरी? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब है। उस वक्त 2012 में मैंने उस टाइम उसने मुझे 18,000 ऑफ़र किए थे। मेरे हिसाब से वो बहुत सारे पैसे थे कि यार मैं रोज़ जाऊँगा और महीने पे मुझे मिलेंगे। उसने कहा ये मेरा साइन है और आप हेड ऑफिस जाएं, और हेड ऑफिस जाके फला बंदी होंगी, वो सिर्फ मेरा साइन देखेंगी और आपको डन कर देंगी, देन मंडे से आप ज्वाइन कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा खुश मैंने अम्मा को आके बताया। अम्मा बोलती है बेटा टाइया वाइया खरीद देना, इसमें बैंक में टाई पहनते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। मेरी जो बैड लक कह लें आप ये थी, बैड लक तो नहीं कहूँ, गुड लक कह लें, ये थी कि मैं उस जगह गया तो पता ये चला कि वो खातून जो हैं जिनको वो साइन देखना था और फाइनल इंटरव्यू करना था, वो अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ कंट्री थी। तो किसी और बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसने इतना ख़तरनाक इंटरव्यू लिया मेरा कि मैं लिटरली, मुझे रोना आ गया था कि मैं सब कुछ डन हो गया और मुझे वाइब आ गई थी कि अब ये मुझे नहीं लेगा। मैं जो हूँ घर आया हूँ, और घर पहुँचा हूँ, मुझे पीछे से कॉल आई कि यार ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ इंटरव्यू? मैंने कहा यार वो पता नहीं क्या क्या सवाल अकाउंट से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड, जो कि मैं बगैर कैलकुलेटर के बता नहीं सकता था। और मैंने उनको कहा सॉरी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आऊँगा तो सीख लूँगा। उसने बोला यार उसने रिजेक्ट कर दिया तुम्हें। और मैं, वो रात बड़ी भारी रात थी मेरे लिए, क्योंकि अम्मा भी बड़ी अपसेट थी। तो फिर मैंने, मेरा भाई दुबई में होता था उस वक्त भी, जो नया नया गया था, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा ऐसा सीन है, एक मैं नहीं कर रहा जॉब वॉब और मैं बड़ा डिसहार्ड हो गया हूँ, एक यहाँ पे एक अकेडमी है, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, वहाँ एक शॉर्ट कोर्स हो रहा है, वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने बोला अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, जाओ। 3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स किया, और फिर वो जर्नी एक्टिंग वाली, फिर तो आप 3 महीने उस थिएटर में घुसे हैं, फिर तो मैंने पूरे 3 साल लगाए वहाँ पे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में भी आया।
और बड़ा उस रात डिसहार्ट था, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उस बंदे का जो उस वक्त बैठा हुआ था और उस खातून का वो जो वहाँ चली गई, वरना आज किसी बैंक में होता। आई थिंक इतने सालों में मेरी आज शायद 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह होती, सुबह मोटा हुआ वो होता सीट पे बैठ के तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एवर को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है? बहुत शौक है, हाँ। बहुत शौक है यार। बिग बैंग वाले क्रिकेट खेलते हैं वो, क्या तरीका है। कभी मुलाकात हुई फात भाई से आपकी? नहीं, फात भाई से मुलाकात नहीं बाद में की टीम में जाए बिग बैन। फात भाई जिस दिन दिखे बोलूंगा सर मुझे खेलना है, मैं अपना बैट ले आऊंगा, अपनी किट ले आऊंगा। तो टाइम मिलता है तुम्हें एक्टिंग के अलावा खेलने? हाँ, हम लोग बेसिकली हम भी थिएटर आर्टिस्ट जितने भी है ना, हम लोग मंथ में एक बार या 2 महीने में 2-3 बार ग्राउंड बुक करा के हम लोग नाइट, लेकिन हम लोग टेप बॉल खेलते हैं, हार्ड बॉल नहीं खेलते, बिकॉज बाकी जो लड़के हैं वो हार्ड बॉल नहीं खेल पाते। मैंने प्रॉपर हार्ड बॉल खेली है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, कॉलेज के टूर्नामेंट्स में मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, शायद आफिदी वाला 30 बॉलों पे 70 रन बना दिए, और मैं स्पिन भी करता हूँ, तो अच्छा ऑलराउंडर था मैं। तो एक्टिंग क्यों की? क्रिकेटर बन जाते यार। नहीं यार, मैं कराची से हूँ ना तो मसला है कराची वाला को यार, करा लिया जाता है। वो इतना पैशन नहीं था, लेकिन ये था कि जहाँ खेलना है बहुत अच्छे से खेलना है। क्रिकेट बहुत पसंद है, देखना भी बहुत पसंद है। हो माशाल्लाह, सिंगर भी हो, मैंने सुना तुम गाने बड़े अच्छे गा लेते हो यार। किसने कहा? ये हमारे सूत्रों से पता चला है कि तुम गाने शाने भी गाते हो। नहीं नहीं, तो हम किसने तुमसे एड में बिल्कुल गाना भी सुनेंगे रैपिड यार। हाँ, रैपिड फायर करते हैं पहले। चलेंगे, स्टार्ट करो फात। अच्छा एमर भाई बताएं, कल रात को सोने से पहले क्या सोचा था आखिरी बार? कि मुनीम भाई ने कॉल किया आज पॉडकास्ट में आना है यार, शिट। और रात को सोने से पहले ऐसे कौन से 3 काम किए थे? यार एक तो मैं ये करता हूँ कि किए नहीं थे, मैं करता हूँ। मैं मेरा जो किचन, क्योंकि मैं और वाइफ होते तो मैं अपना पूरा किचन मैं समेटता हूँ एंड में, और मैं 2 काम लाजमी करता हूँ, ये और सोने से पहले सारी जितनी भी आयतें हैं ना पढ़ के अपने ऊपर बेगम के ऊपर फूंक के सोता हूँ। और अगर अहमद के ऊपर कोई बुक लिखी जाए उस बुक का नाम क्या होगा? सच बता दूं, सच बता। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं सेडिस्ट। और अगर अहमद के ऊपर कोई गाना डेडिकेट किया जाए, वो कौन सा गाना होगा? यार मैं अली जफर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनका वो जो गाना है सुन रे सजनिया, पूरा सुना है, ऐसे नहीं होता ना। सुनाना भी पड़ेगा यार, आपके पास गिटार नहीं है ना, अच्छा गिटार उसमें जरा ट्यून आ जाती है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ बीच से एक अंतरा। सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है, मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी न थी कमी, खुद को बचाए रे हमें तड़पाए रे, ऐसा करना ही तो प्यार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह हार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है हो। थैंक यू। आवाज़ है आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। आपने इतनी मसरूफियत के बाद हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू। प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में करेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जाते जाते हमारे शो का नाम है द मिक्स प्लेट शो, इस कैमरे में कह दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो भाई क्या है The Mixed Plate Show, या खाली मिक्स प्लेट शो? द मिक्स प्लेट शो का कुछ भी कहते हैं, कुछ भी ओके गाइस, कहते तो हैं। द मिक्स प्लेट शो जो कि फहाद और जैन इसके होस्ट हैं, और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे, और इनको कामयाब करेगा भी क्योंकि इन्होंने मेरी पॉडकास्ट की है, तो अब इनको ये व्यूज मिलेंगे। तो डायरेक्टर हैं इसके मुनीम लोधी, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वो क्या होता है दबा दें बेल आइकन दबा दें, और मैं भी इसको ज़रूर जब ये ऑन एयर होगा तो शेयर करूँगा। थैंक यू।